हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करवा रही हैं आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। आपके जो शॉर्ट स्टोरी एंड ऑफिशियल पोजीशन आपका चैप्टर है और जिसे WS मॉम ने लिखा है। इसके जितने भी इसमें से क्वेश्चंस आते हैं वो क्योंकि शॉर्ट आते हैं और ये लास्ट है आपका चैप्टर, आपकी सेकेंड यूनिट का। जितने भी लास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इसी जो हम आपको करा रहे हैं इन्हीं में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो आए हैं और इस बार भी इन्हीं में से आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। इसलिए हम आपको इनकी डिटेल बता रहे हैं कि अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप किस तरह से उसको आंसर देंगे और आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये आप ध्यान रखना कि आपका जो हमने इसमें प्लॉट करा दिया, आपको कैरेक्टराइजेशन करवा दिया WS मॉम का कि जो शॉर्ट स्टोरी है एंड ऑफिशियल पोजीशन उसके एक क्वेश्चंस हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट फिजिकल फीचर्स ऑफ लुई रेमायर हैव बीन पॉइंटेड आउट इन द स्टोरी टू मेक हिम एन इंडिविजुअल। जब हमारी शॉर्ट स्टोरी ये शुरू होती है तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है? लुई रेमायर के बारे में काफ़ी डिटेल में उनका फिजिकल फीचर्स होता है, उनकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्क्राइब किया जाता है कि उनकी फिजिकल बॉडी किस तरीके की थी। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि वो एक इंडिविजुअल, उनका जो फिजिकल फीचर है लुई रेमायर का, वो उनको क्या बनाता है, इंडिविजुअल बनाता है। तो कैसे बनाता है? आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे और अपनी तरफ से भी आप ऐड कर सकते हैं। यू आर कंप्लीटली फ्री। लुई रेमायर वॉज अ पुलिस ऑफिसर। और अब देखिए क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर है तो इसीलिए उनकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको इतने अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि वो वीक हैं या स्ट्रोंग है, किस तरह की उनकी बॉडी है। बट प्रेजेंटली अ प्रिजनर। तो ये लुई रेमायर कौन रही हैं? पुलिस ऑफिसर रही हैं। लेकिन अब जब उनको प्रेजेंट किया जाता है, यहाँ दिखाया गया है, उनको किस तरीके से दिखाया गया है कि वो एक प्रिजनर हैं और क्या उनका दोष था, किस लिए उनको इम्प्रिजनमेंट मिला है? फॉर मर्डर। किसी का उन्होंने मर्डर किया है। और कहाँ पर है वो, किस जगह बंद है जेल में? एट सेंट लॉरेंट डी मेरोनी इन फ्रेंच गवाना। तो यहाँ पर इस प्रिजन में उनको रखा गया है। ही इज़ अ स्टडी ब्रॉड शोल्डर्ड फेलो ऑफ मिडिल हाइट। उनकी मिडिल हाइट है और उनके जो शोल्डर हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड है। इस तरीके से उनकी फिजिकल बॉडी को प्रेजेंट किया है ऑथर ने। हिज बोन्स आर वेल बिल्ट। और बोन्स, जो कॉलर बोन्स है उनकी, वो वेल बिल्ट से मतलब क्या है यहाँ पर कि वो फैटी हैं उनकी कॉलर बोन्स। ही इज़ 50 विद नो फैटी एलिमेंट्स ऑन हिज बॉडी। 50 ईयर्स ओल्ड हैं लेकिन उनको फैटी नहीं कह सकते। He has ruddy complexion which is unaffected by bad climate। तो उनका जो complexion है वो रूडी है और मीन्स उनको फेयर नहीं कह सकते हैं। which is unaffected by bad climate। और उनका जिस तरह का complexion है वो जो bad climate है वहाँ की, उससे क्या है, वो unaffected है। मीन्स वहाँ की बैड क्लाइमेट का उनके कॉम्प्लेक्शन पर किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। ही इज़ प्राउड। और सबसे ज़्यादा लुई रेमायर को जो प्राइड है वो किस पर है, किस पर प्राउड फील करते हैं? वो अपनी मुस्टेश पर। ओके, उनकी जो मूछें हैं उनको वो प्राउडली उनको मीन्स केयर करते हैं उनकी, उनका ध्यान रखते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। ऑल दीज फिजिकल फीचर्स मेक हिम एन इंडिविजुअल। और इसी तरह से जब डिस्क्रिप्शन दिया है राइटर ने शॉर्ट स्टोरी में, एक एक डिटेल उनकी दी है, पूरी तरह से हम इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह की बॉडी है लुई रेमायर की। और ये ध्यान रखना कि वो एक पुलिस ऑफिसर रही हैं लेकिन अब वो प्रिजनर हैं। तो उनको जब हमारा स्टार्ट होता है ये शॉर्ट स्टोरी तो उनको हम किस तरीके से देखते हैं, एक प्रिजनर के रूप में। यहाँ पर इतना सफिशिएंट होगा आपका क्वेश्चन क्योंकि 5 मार्क्स का है और आपने सिर्फ क्या बताना है, जितना भी आपसे पूछा जाए आपने उतना ही आंसर देना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं देना। आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं, खुद भी नोट्स बना सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई वाज रेमायर सर्विंग एज प्रिजनर इन जेल।
क्योंकि ये आपको पता चल चुका है कि वो क्या थे, पहले एक पुलिस ऑफिसर थे और अब वो प्रिजनर हैं। लेकिन क्या कारण रहा कि वो एक प्रिजनर और जेल में, मीन्स ऐसा क्या कारण है, आखिर क्यों रेमायर जेल के अंदर कैदी की तरह रह रहे हैं, एक प्रिजनर की तरह रह रहे हैं। तो ऊपर भी देखिए आपको पता चला था, और आपने अगर टेक्स्ट इसका पढ़ा है, डिटेल सारी पढ़ी है, कि उनके हाथों किसी का मर्डर हो गया था। और वो हमें बाद में पता चलता है कि कैसे, क्यों और कब, किस तरह से और किसका उन्होंने मर्डर किया। So Louis Ramier, he had murdered his wife, therefore he had to serve as prisoner in jail. तो उनके हाथों किसका मर्डर हो गया था, अपनी ही वाइफ का। इसका मतलब ये हुआ कि लुई रेमायर ही हैड मर्डर, ओके, अपनी वाइफ को वो क्या कर चुकी हैं, उनका मर्डर कर चुके हैं, और इसी कारण आज वो जेल में बंद है। ही वॉज एन ऑफिसर ऑफ द लॉ, और ऑफिसर रहे थे, पुलिस ऑफिसर रहे थे, वो भी किसके, लॉ के। He had committed a crime and it was right that he should be punished. और क्योंकि उन्होंने एक गुनाह किया था, एक अपराध किया था, किसका क्राइम किया था उन्होंने, मर्डर का उन पर एलिगेशन था, चार्ज था उनके ऊपर मर्डर का, तो इसलिए उनको क्या होना चाहिए था, ही मस्ट बी पनिश्ड, बट ही वॉज नॉट अ क्रिमिनल। अब लेकिन वो क्योंकि पुलिस ऑफिसर रही हैं, लॉ के रही हैं वो भी, अब ये बिल्कुल डेफिनेट था कि अकॉर्डिंग टू द लॉ, कानून के अकॉर्डिंग तो उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो भी क्राइम किया था उसकी उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। लेकिन जब इस तरह का कोई भी केस आता है, तो जो क्रिमिनल होता है या जो भी प्रिजनर होता है, उसका पास्ट का रिकॉर्ड, उसकी पूरी हिस्ट्री चेक की जाती है, उसका रिकॉर्ड चेक किया जाता है कि क्या पास्ट में भी उसने इस तरह का कोई भी क्राइम कमिट किया है। और जब ये देखा जाता है कि वो उसका फर्स्ट क्राइम था या उसका एक अच्छा रिकॉर्ड रहा है पास्ट का, तो कुछ उनको कहीं ना कहीं उनके साथ, उनको कहीं फेवर किया जाता है, या उनके साथ इतनी ज़्यादा एक मीन्स उनको इस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता जो रेगुलर क्रिमिनल्स को ट्रीट किया जाता है, या जो प्रिजनर्स होते हैं। बट ही वॉज नॉट अ क्रिमिनल एज ही वॉज द विक्टिम ऑफ एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट। अब वो कोई क्रिमिनल तो थे नहीं, और जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, वो क्या था, वो एक इट वॉज जस्ट लाइक एन एक्सीडेंट। और वो भी कैसा एक्सीडेंट था, एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट था जिसके वो विक्टिम बने। ही वॉज केप्ट एज प्रिजनर एट सेंट लोरेंट डी मैरोनी इन द प्रिजन कैंप, और इसलिए उनको एक प्रिजनर बनाकर रखा गया था सेंट लोरेंट डी मैरोनी प्रिजन कैंप में। He was convicted of killing his wife and sentenced to a 12-year long sentence. और उन पर किस तरह का एलिगेशन था, किस तरह का चार्ज था कि उन्होंने अपनी वाइफ का मर्डर किया, और इसके लिए क्योंकि मर्डर का केस उनके ऊपर था, तो उनको कितने साल की सज़ा मिली थी, 12-year long sentence, ओके। तो उनको 12 साल की सज़ा मिली लुई रेमायर को। When his wife began to make a new sense of herself, it never occurred to him that there was any other way of dealing with her than that he adopted. और उनकी वाइफ उनके लिए बहुत बड़ी क्या हो चुकी थी, प्रॉब्लम बन चुकी थी। डेली उनसे झगड़ा करती थी, उनको परेशान करती थी, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। एंड ही couldn't know how to deal with her, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरीके से वो अपनी वाइफ के साथ रहे या उनके साथ एडजस्ट करे। और शायद यही रीज़न था कि जो भी उन्होंने रास्ता अपनाया, ओके, बिकॉज देयर वॉज एनी अदर वे ऑफ डीलिंग विद हर, और कोई रास्ता उनके पास जैसे था ही नहीं, तो दैट ही एडोप्टेड। और शायद यही रीज़न था कि उन्होंने यही रास्ता उनको सही लगा, क्या करना, उनका मर्डर करना। तो जो भी उन्होंने रास्ता अपनाया वो क्या था, उसने उनको कहाँ पहुँचा दिया, जेल के अंदर। तो यहाँ पर हमें, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि वो जेल के अंदर क्यों है, इसलिए हमें ये आंसर देना है, एंड इट इज़ सफिशिएंट। यहाँ पर हम पूरा उनके बारे में डिटेल में आप बता चुके हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड वन क्वेश्चन इज व्हाट ऑफिशियल पोजीशन। अब देखिए हमारे यहाँ पर इस शॉर्ट स्टोरी का टाइटल क्या है, एन ऑफिशियल पोजीशन, ओके, टाइटल ही यही है कि जो किस तरह की ऑफिशियल पोजीशन पर वो थे। डिड रेमायर ऑब्टेन एंड वाई। अब देखिए लुई रेमायर तो एक प्रिजनर के रूप में यहाँ पर आते हैं, मीन्स जिस तरह का उनका कैरेक्टर यहाँ पर शो किया गया है
तो जब स्टार्ट होती है शॉर्ट स्टोरी तो वो अब वो पुलिस ऑफिसर नहीं है, वो पास्ट की बात थी। अब वो हमारे सामने कैसे प्रेजेंट हुए हैं एक प्रिजनर के रूप में। तो लेकिन उनकी वहाँ पर जो एक ऑफिशियल पोजीशन है जेल के अंदर भी, वो उन्होंने कैसे ऑब्टेन की, कैसे मिली उनको ये ऑफिशियल पोजीशन और क्यों मिली, क्योंकि वो तो प्रिजनर है। अब इसका आंसर आप इस तरीके से देंगे, लुई रेमायर हैड सर्व्ड। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ आपका एक ही कैरेक्टर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, लुई रेमायर से। इसीलिए आपको इसकी टेक्स्ट पढ़नी या फिर इसकी समरी या प्लॉट देखना जरूरी है। लुई रेमायर हैड सर्व्ड इन पुलिस फोर्स एट लेओन। तो वो क्योंकि पुलिस ऑफिसर रहे थे, उन्होंने वहां पर अपनी सेवा दी थी, सर्विस करी थी उन्होंने वहां पर। एज अ प्रिजनर ही शोड हिज गुड कैरेक्टर। और जब वो क्या थे जेल के अंदर, वो एक प्रिजनर की तरह रह रहे हैं इतने सालों से, तो उनका काफ़ी अच्छा बिहेवियर रहा है, काफ़ी अच्छा उनका कैरेक्टर वहाँ पर रहा है, किसी को उनसे जरा से भी प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, वो पास्ट में पुलिस ऑफिसर रहे, इसके बाद भी उनका क्या है, काफ़ी अच्छा कंडक्ट, कैरेक्टर या उनका बिहेवियर है। और जब जेल में इस तरह से प्रिजनर का बिहेवियर देखा जाता है कि काफ़ी अच्छा है, तो उनको कहीं ना कहीं उस बात का बेनिफिट मिलता है प्रिजनर को। ड्यू टू दीज टू फैक्टर्स, ओके, और दो फैक्टर कौन थे, एक तो वो पुलिस फोर्स में रहे थे, उन्होंने अपनी सर्विस वहाँ पर दी थी। सेकंड वन कि उनका प्रिजन के अंदर काफ़ी अच्छा कैरेक्टर रहा था, बिहेवियर रहा था। तो ये दो फैक्टर ऐसे थे। ही हैड बीन गिवन एन ऑफिशियल पोजीशन, जिसके कारण जेल के अंदर भी उनको क्या प्रोवाइड की गई, एक ऑफिशियल पोजीशन पर उनको रखा गया। ही हैड बीन चोजन अमंग नियरली 200 एप्लीकेंट्स टू बी द पब्लिक एग्जीक्यूशनर। और कौन सी ऑफिशियल पोजीशन उनको दी गई थी, एज अ पब्लिक एग्जीक्यूशनर। ओके, एग्जीक्यूशनर किसे कहते हैं, जो एग्जीक्यूट करते हैं। और जेल में एक एग्जीक्यूशनर होता है, एग्जीक्यूशनर उसको कहते हैं जो लोगों को एग्जीक्यूट करते हैं, जो भी वहाँ पर क्रिमिनल्स आते हैं या प्रिजनर होते हैं जिनको फांसी की सज़ा मिली होती है, जो काफ़ी डेंजरस होते हैं, तो उनका काम होता है उनको क्या करना, उनको एग्जीक्यूट करना, मीन्स उनको फांसी देना। तो ये जो ऑफिशियल पोजीशन थी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थी जेल के अंदर। और देखिए उनका जो नंबर आया था, ही हैड बीन चोजन, कितने लोगों में से उनको चूज किया गया था, कितने लोगों में से उनका सिलेक्शन हुआ था। ऐसे नहीं था कि उनको ऐसे ही सिलेक्ट कर लिया गया इस ऑफिशियल पोजीशन के लिए। 200 एप्लीकेंट्स। अब कितनी एप्लीकेशंस आई थी, 200 एप्लीकेशंस आई थी, मीन्स 200 एप्लीकेंट्स थे। ओके, उन 200 कैंडिडेट्स में से या उन 200 एप्लीकेंट्स में से सिलेक्शन हुआ था, चूज किया गया था किसे, लुई रेमायर को, उस ऑफिशियल पोजीशन के लिए जो किसकी थी, एज अ पब्लिक एग्जीक्यूशनर उनको काम करना था। एट दिस पोस्ट ही वॉज अलाउड इट टू स्पोर्ट द हैंडसम मुस्टेश ऑफ विच ही टुक सो मच केयर। और यही रीज़न था कि क्योंकि उनकी पोस्ट भी इस तरह की थी और उनको परमिशन दे दी गई थी। जनरली क्या होता है कि आप मुस्टेश नहीं रख सकते हैं, आप ये दाढ़ी मूछे इस तरह की आप नहीं रख सकते हैं जेल के अंदर, और ये राइट नहीं होता है, रूल होता है। लेकिन क्योंकि वो इस तरह की पोजीशन पर थे तो उनको ये भी फेवर किया गया था कि चलिए क्योंकि आप एग्जीक्यूशनर हैं तो आप ये मूछे रख सकते हैं। और ये इतनी हैंडसम थी कि उनको, जैसे बताया आपको, कि उनको उस पर काफ़ी प्राइड भी फील होता था और वो हमेशा उसकी क्या करते थे, उनकी केयर किया करते थे, किसकी, अपनी मुस्टेश की। ही टुक सो मच केयर। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि उनको आखिर ये ऑफिशियल पोजीशन कैसे मिली और क्यों मिली, तो उसका ये सफिशिएंट आंसर है। फोर्थ वन क्वेश्चन, व्हाट वर द रिस्क्स अटैच्ड विद हिज पोजीशन। अब वो प्रिजनर हैं, जेल के अंदर रहते हैं और उनको पोजीशन मिली है एक पब्लिक एग्जीक्यूशनर की। इस पोजीशन के आने के साथ साथ मीन्स ये पोजीशन ऐसी है कि इसमें काफ़ी रिस्क भी होते हैं। तो इस पोजीशन के आने के साथ साथ कुछ रिस्क भी बढ़ जाती हैं लाइफ के लिए। पब्लिक एग्जीक्यूशनर की लाइफ इतनी ईजी नहीं होती जेल के अंदर जैसा दिखाई देता था या लगता था। तो ऐसा क्या था, व्हाट वर द रिस्क अटैच्ड विद हिज पोजीशन। तो कुछ रिस्क थे जो अटैच थे उनकी पोजीशन से। वॉज ही फ्राइटन्ड ऑफ देम,
जो भी वो रिस्क थे जो उनकी पोजीशन के साथ आते थे, क्या वो डरे हुए थे? ओके, क्योंकि वो तो पुलिस ऑफिसर रही हैं। अब पोजीशन भी उनको किसकी मिली है? एग्जीक्यूशनर की, तो वो क्यों ही डरेंगे? लेकिन फिर भी यहाँ पर क्वेश्चन आया है, वॉज ही फ्राइटन्ड ऑफ देम, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि काफ़ी खतरा है इस पोजीशन में। और हमें अब देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चंस पूछे हैं। द वेरी फर्स्ट, व्हाट वर द रिस्क, वो रिस्क क्या थे जो उनकी पोजीशन से अटैच्ड थे। और सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि क्या वो उन रिस्क से, जो भी डेंजर थे, उनसे डरे हुए थे। तो यहाँ पर आपने दोनों को अलग अलग तरीके से बताना है। द पर्सन होल्डिंग द पोस्ट ऑफ पब्लिक एग्जीक्यूशनर हैड टू ऑलवेज फियर फॉर हिज लाइफ। कोई भी पर्सन, ऐसा तो नहीं था कि लुई रेमायर फर्स्ट और लास्ट पर्सन थे इस पोजीशन पर। उनसे पहले भी काफ़ी लोग आए जो इस पोजीशन पर रहे, जिनको एक पब्लिक एग्जीक्यूशनर के रूप में, जिन्होंने जेल के अंदर काम किया। सो द पर्सन होल्डिंग द पोस्ट ऑफ पब्लिक एग्जीक्यूशनर हैड टू ऑलवेज, और जो भी इस पोजीशन पर आते थे, इस पोस्ट पर जिनको भी अपॉइंट किया जाता था, हमेशा उनके मन में एक डर रहता था। किसके लिए? अपनी लाइफ के लिए। मीन्स उनको लगता था कि काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, और हमेशा वो लोग क्या रहते थे? डरे हुए रहते थे। द मैन हु हैड बीन एग्जीक्यूशनर बिफोर लुई रेमायर, और लुई रेमायर से पहले जो यहाँ पर एग्जीक्यूशनर रहे थे, हैड गॉन 2 or 3 times टू गवर्नर ऑफ द प्रिजन, और जो उनसे पहले यहाँ पर रहे थे वो 2-3 बार जा चुके थे, जो प्रिजन के गवर्नर थे। एंड टोल्ड हिम दैट ही फियर्ड ऑफ हिज लाइफ, और वहाँ जाकर वो ये डिस्क्लोज कर चुके थे या कंप्लेन कर चुके थे, ये बता चुके थे कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और किसका डर लगता है? अपनी लाइफ का। मीन्स उनको हमेशा ये लगता था कि जैसे कहीं कोई उनके ऊपर खतरा है या कोई उनको मार डालेगा, जो उनसे पहले रहे थे। ओके, अभी हम लुई रेमायर की बात नहीं कर रहे हैं। द मैन हु हैड बीन एग्जीक्यूशनर बिफोर, तो उनसे पहले जो रहे थे, ही वॉज, अच्छा, अब जब उनसे पहले रहे थे तो अब लुई रेमायर हैं, तो उनको भी बताया गया कि आपसे पहले जो रहे थे वो कितना ज़्यादा डरा करते थे। ही वॉज कन्विंस्ड दैट द कन्विक्ट्स वर आउट टू किल हिम, और हमेशा उनको क्या डर लगा रहता था कि जो भी कन्विक्ट्स हैं, जो भी क्रिमिनल्स हैं या फिर डेंजरस प्रिजनर्स हैं, वो उनको ज़रूर मार डालेंगे। एंड इंडीड ही वॉज हैंग्ड इन द जंगल। अब जो लुई रेमायर से पहले एग्जीक्यूशनर थे, उनको हमेशा क्या डर लगा रहता था कि उनको मार दिया जाएगा, और उनकी बात सच भी हुई। वो इसकी कंप्लेन भी कर चुके थे प्रिजन के गवर्नर से कितनी बार, और यही हुआ। और एक दिन क्या हुआ कि जंगल में वो कैसे पाए गए? हैंड, मीन्स किसी ने उनको लटका दिया था जंगल में, उनको किसी ने फांसी दे दी थी। अब ये नहीं पता कि उन्होंने खुद लिया, किसी ने दी, बस इतना है कि ही वॉज हैंड इन द जंगल। सो यहाँ पर आपने बताना है कि ऑफ कोर्स लुई रेमायर कैसे रहे थे? एक पुलिस ऑफिसर रहे थे। एंड ही हैड नो फियर दैट एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट वुड हैपन टू हिम। उनको लगता था कि ऐसी कोई बात नहीं है, उनके लिए ऐसा कोई खतरा नहीं है, और उनके साथ कभी भी कुछ भी नहीं होगा उनको किसी तरह का। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा था, वॉज ही फ्राइटन्ड ऑफ देम, इसका आंसर आपने नेगेटिव में देना है कि नहीं, उन्हें कोई डर नहीं था, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि उनके साथ ऐसा कुछ होगा। और देखिए लास्ट में आपने देखी है स्टोरी, उनके साथ वही होता है जिसका डर था। सो उनको भी मार दिया जाता है। फिफ्थ वन इज, डिड ही वेयर द सेम यूनिफॉर्म एज द अदर कन्विक्ट्स। अब जब हम कोई भी प्रिजन में रहता है, प्रिजनर होता है, तो उसकी एक यूनिफॉर्म होती है। ओके, मीन्स वहाँ पर कंपलसरी होता है कि प्रिजनर्स को एक पार्टिकुलर या जो भी डिसाइडेड या प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म होती है, उसे उसी को पहनना पड़ता है, उसे उसी को फॉलो करना पड़ता है। इफ़ नॉट, वॉट डिड ही पुट ऑन। लेकिन यहाँ पर जो लुई रेमायर थे, जितनी जो भी वहाँ की यूनिफॉर्म थी, क्या वो उसको पहना करते थे? ओके, डिड ही वेयर द सेम यूनिफॉर्म एज द अदर कन्विक्ट्स। जो दूसरे प्रिजनर पहना करते थे यूनिफॉर्म, क्या वो भी वही पहना करते थे? इफ नॉट, अगर नहीं पहनते थे, व्हाट डिड ही पुट ऑन, तो फिर वो क्या पहनते थे? और ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या वो यूनिफॉर्म जेल की पहनते थे?
अब इसका आंसर देखिए, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो आपने ये बताना है कि क्या वो यूनिफॉर्म पहनते थे जेल के अंदर की, जो दूसरे कैदी पहनते थे। दूसरा पूछा है कि अगर नहीं पहनते थे, आप अगर कहते हैं कि नहीं पहनते थे, तो फिर वो क्या पहनते थे। तो आपने इसका ही आंसर देना है। लुई रेमायर डिड नॉट वियर द सेम यूनिफॉर्म एज द अदर कन्विक्ट्स। ओके, तो डेफिनेटली लुई रेमायर वो यूनिफॉर्म नहीं पहनते थे सेम जो दूसरे कन्विक्ट्स पहनते थे। ही वॉज अलाउड टू वेयर हिज ओन क्लॉथ्स, और उनको परमिशन दे दी गई थी कि अब देखिए उनको कितनी सारी फैसिलिटीज़ दी गई थी। उनको एक सबसे बड़ी बात कि उनको इतनी अच्छी ऑफिशियल पोजीशन दी गई। सेकंड थिंग कि उनको परमिशन थी कि वो मुस्टेश रख सकते थे। एंड थर्ड थिंग कि उनको ये भी परमिशन दी गई थी कि जो भी प्रिजनर्स यूनिफॉर्म पहनते हैं वो उनसे क्या थे, उनसे कम्प्लीटली वो फ्री थे कि आप इसको नहीं पहन सकते, मीन्स आपका जो मन करे आप वो ड्रेस पहन सकते हैं। सो उनको परमिशन क्या थी, टू वेयर हिज ओन क्लॉथ्स, कि वो अपने खुद के कपड़े पहन सकते हैं जो भी उनको अच्छे लगते हैं, जिसमें भी वो कंफर्ट फील करते हैं। तो उनको बाउंड नहीं किया गया था, यहाँ पर कंपेल्ड नहीं किया गया था, उन पर कोई भी जेल के अंदर का रूल रेगुलेशन उन पर उनके लिए नहीं था। द कन्विक्ट्स वेयर पजामास इन पिंक एंड वाइट स्ट्राइप्स। ओके, यूनिफॉर्म क्या थी जेल की, जो भी कन्विक्ट्स थे वो क्या पहनते थे, पिंक कलर का पजामा और वाइट कलर उस पर क्या होती थी, स्ट्राइप्स होती थी। और लुई रेमायर वोर एस्पेड्रिल्स ऑन हिज बेयर फीट, ब्लू कॉटन ट्राउजर होती थी और एक खाकी कलर की शर्ट होती थी। तो वो इस तरह के यहाँ पर पहना करते थे कपड़े, ये आपको बताना है। देन सिक्स्थ वन इज who is the protagonist of the story and official position how। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए अभी आप जैसे कि आपको बता भी चुके हैं और आपने पढ़ी भी होगी इसकी स्टोरी। इसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो लुई रेमायर है और टाइटल भी हमारा है एन ऑफिशियल पोजीशन। उन्हीं की ऑफिशियल पोजीशन के बारे में और लुई रेमायर के बारे में ही बातें हो रही हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं, पूरी स्टोरी सब कुछ बेस्ड है किस पर, लुई रेमायर पर। अब यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैठता है आपका कि प्रोटोगोनिस्ट कौन है इस स्टोरी का। तो ऑफ कोर्स प्रोटोगोनिस्ट हमारे लुई रेमायर हैं। एन ऑफिशियल पोजीशन, ओके, इस स्टोरी का कौन है मेन कैरेक्टर, और अगर लुई रेमायर है, हाउ, आप कैसे कह सकते हैं कि लुई रेमायर ही प्रोटोगोनिस्ट हैं या लुई रेमायर ही मेन कैरेक्टर हैं इस स्टोरी के। तो यहाँ पर हमें बताना है कि हाउ, कैसे हैं वो मेन कैरेक्टर। लुई रेमायर इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी एंड ऑफिशियल पोजीशन। तो ये आप इसको अंडरलाइन कर देना, लुई रेमायर को। जब हम इस तरह से आंसर देते हैं तो जो भी हमारा बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर होता है उसे हम हाईलाइट करते हैं और सबसे अच्छा आप अंडरलाइन कर दीजिए। सो हमने ये तो बता दिया कि लुई रेमायर ही इस स्टोरी ऑफिशियल पोजीशन के प्रोटोगोनिस्ट हैं। Previously he had been a police officer but now is a convict of murdering his own wife। अब हमें उनके बारे में बताना है कि आप कैसे कह सकते हैं। तो उनकी जो भी स्टोरी है शुरू से आखिर तक की सब उन्हीं के बारे में बताया जाता है कि हु वॉज दिस लुई रेमायर। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसकी लैंग्वेज चेंज होकर आ सकती है, हु इज लुई रेमायर, लुई रेमायर कौन है। तो इसमें भी आपने यही बताना है, सेम आपका वही यही आएगा आंसर। पहले लुई रेमायर क्या थे, पहले लुई रेमायर एक पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन अब वो क्या हो चुके हैं, ही इज अ कन्विक्ट। ओके, प्रिजनर हैं, अब वो कैदी हैं। और क्यों है, बिकॉज ऑफ मर्डरिंग हिज ओन वाइफ, क्योंकि उन्होंने अपनी ही वाइफ का क्या किया कर दिया, मर्डर कर चुके हैं। ही इज़ अ स्टडी हेल्दी फेलो विद अ मीडियम हाइट है उनकी, और फिट एंड हेल्दी हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, स्टडी हैं। द होल स्टोरी रिवॉल्व्स, अब आपको ये अंडरलाइन कर देना है क्योंकि ये सब देखिए आपने डिटेल बता चुके हैं, आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी डिटेल उनके बारे में बताते हैं, क्योंकि पूरी ही स्टोरी उन्हीं पर बेस्ड है। सो देर इज़ नो लिमिट टू टेल और टू डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ लुई रेमायर। और देखिए अगर आपसे यहाँ ये भी आता है ना कि कैरेक्टर लिखिए किसका, लुई रेमायर का, तो भी आपने ये सब बताना है क्योंकि सब कुछ उन्हीं पर बेस्ड है यहाँ पर। अब क्यों कहेंगे, अब यहाँ पर इन्होंने पूछा था हाउ, आप कैसे कह सकते हैं कि लुई रेमायर ही इस शॉर्ट स्टोरी के
प्रोटैगनिस्ट हैं या मेन कैरेक्टर हैं, क्योंकि पूरी ही स्टोरी उन्हीं के चारों तरफ घूमती है। द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हिज पर्सनैलिटी। Due to his good behavior in jail, he is given the official position of an executioner. Okay, ये तो बाई हार्ट बिल्कुल लर्न कर लेना आप, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा लुई रेमायर से रिलेटेड ही आएगा। उनका कैरेक्टर क्या है, वे कौन है, उनके वो जेल में क्यों बंद हैं, उनके साथ क्या हुआ, वो पहले कौन थे। मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस विल ऑलवेज बी बेस्ड ओनली ऑन दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर लुई रेमायर। तो अच्छी तरीके से इनके बारे में कुछ लाइन्स ऐसे याद कर लेना कि कोई भी क्वेश्चन आता है लुई रेमायर से रिलेटेड, आप वही 10-20 लाइन्स आप जाकर लिख सकें। बस जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी लैंग्वेज में लिख दें, और सेम वही आएगा आपका सभी तरह के क्वेश्चन में। ड्यू टू हिज गुड बिहेवियर, ओके, उनका क्योंकि अच्छा बिहेवियर था तो इसीलिए उनको वो एग्जीक्यूशनर की पोस्ट मिली थी जेल के अंदर। द नरेशन ऑफ स्टोरी स्टार्ट्स विद हिज नेम। अब जो यहाँ पर टाइटल है ऑफिशियल पोजीशन, वो भी उन्हीं को लेकर है, और क्योंकि वो उन्हीं से रिलेटेड है तो वो प्रोटैगनिस्ट हैं, इसलिए हम उनको कह सकते हैं। जो भी नरेशन होता है स्टोरी का, वो भी कैसे स्टार्ट होता है, उन्हीं के नाम से स्टार्ट होता है, उन्हीं के नाम पर ख़त्म होता है, उन्हीं के नाम से शुरू, उन्हीं के नाम पर ख़त्म। और पूरी स्टोरी में जो भी जितने भी एक्सपीरियंसेस पास्ट, सब कुछ उन्हीं के बारे में डिटेल में बताया जाता है। विद हिज ब्रूटल मर्डर, और कंक्लूड भी किससे होता है, उन्होंने जो ब्रूटल मर्डर किया था किसका, अपनी वाइफ का। अनडिनाइबली ड्यू टू दीज आस्पेक्ट्स, अनडिनाइबली इसलिए हम बिल्कुल भी क्या नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते, हम इस बात को मानने के लिए हम इनकार ही नहीं कर सकते कि वो क्या है, पूरी तरह से वो प्रोटैगनिस्ट हैं। सो अनडिनाइबली ड्यू टू दीज आस्पेक्ट्स, ये जो भी यहाँ पर बताए हैं उनको अंडरलाइन कर देना, और भी अपने तरीके से अपनी तरफ से आप काफ़ी कुछ ऐड कर सकते हैं इसमें, लेकिन ध्यान रखना कि इतना ज़्यादा एडिशन ना हो जाए कि आपका ये शॉर्ट की जगह लॉन्ग क्वेश्चंस बन जाए। और हाँ, आप ये भी कर सकते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन में, देखिए वेरी शॉर्ट में तो हम नहीं कर सकते, लॉन्ग में तो हमें करना ही करना है, वो कंपल्शन है हमारी, लेकिन शॉर्ट में आपके सामने 2 ऑप्शन हैं। आप चाहें तो इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं पैराग्राफ में या बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में, लेकिन आप अगर चाहें तो हेडिंग्स भी यहाँ पर डाल सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपका 1, 2, 3 हेडिंग्स आपकी इजीली आप डाल सकते हैं। तो इसका ये बेनिफिट हो जाएगा आपको। वेरी शॉर्ट में हम इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन शॉर्ट में हेडिंग्स काफ़ी काम आती हैं। इसीलिए वो क्या है, ही इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी एंड ऑफिशियल पोजीशन, राइट। अब जैसे कि देखिए फर्स्ट हेडिंग आप ये ले सकते हैं, लुई रेमायर इज द प्रोटैगनिस्ट। बस आपने इतना लिखा, अंडरलाइन कर दिया, जरूरी नहीं कि आप 1, 2, 3 डालें, बस इतना भी कर और आप एज इट इज कर सकते हैं। फिर आपने नरेशन ऑफ द स्टोरी स्टार्ट्स विद हिज नेम, इसको अंडरलाइन कर दिया, तो ये आपकी हेडिंग्स की तरह भी आ जाती हैं। 7th हम 6 करा चुके हैं और 7th वन पर चलते हैं। ये हमारा 6th वन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। What fate did the... Now the next question is 7th one. What fate did the predecessor of Louis Remeyer meet and why? तो जो लुई रेमायर से पहले उस पोस्ट पर, जो ऑफिशियल पोजीशन की पोस्ट थी, उस पर काम कर रहे थे, उनके साथ क्या हुआ था, मीन्स उनका जो फेट था, उनकी जो डेस्टिनी थी, क्या हुआ था और क्यों हुआ था उनके साथ, यहाँ पर ये पूछा है आपसे। और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द मैन हु हैड बीन एग्जीक्यूशनर बिफोर लुई रेमायर हैड ओनली हेल्ड द जॉब अ कपल ऑफ ईयर्स व्हेन वन डे। तो लुई रेमायर से पहले जो वहाँ पर एग्जीक्यूशनर रहा था, जो उस पोस्ट पर था जिस पोस्ट पर अब लुई रेमायर हैं, तो उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, कुछ ही साल हुए थे, मुश्किल से मीन्स कह सकते हैं अ कपल ऑफ ईयर्स, शायद 2 साल ही मुश्किल से उनको हुए थे इस जॉब में आए हुए। व्हेन वन डे ही डिसअपियर्ड, और एक दिन क्या हो जाता है कि वो डिसअपियर हो जाते हैं, मीन्स पता नहीं चलता कि वो कहाँ चले गए, उनके साथ कुछ नहीं किसी को पता चलता। The authorities thought he had run away,
और जो अथॉरिटीज़ होती है उनको क्या लगता है, जो प्रिजन की जेल की अथॉरिटीज़ होती है उनको लगता है कि क्योंकि वो डरे हुए थे, बार बार कंप्लेन करते थे कि मेरी जान को खतरा है, मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे मार देगा, तो अथॉरिटी को लगता है कि शायद वो डर कर भाग गए हैं। About 3 weeks later, the warder found a man hanging by the neck from one of the branches of a tree. और 3 week के बाद जो वार्डन था वहाँ का जेल का, उसने देखा कि कोई मैन था जो क्या था कि जो ट्री की ब्रांच होती है उससे गर्दन के सहारे वो क्या था, लटका हुआ था। मीन्स वहाँ पर उसको फांसी दे दी गई थी या उसने फांसी ले ली थी, कुछ नहीं पता था, लेकिन बस वो हैंग्ड था वहाँ पर, क्योंकि एग्जीक्यूशनर का काम क्या होता है, प्रिजनर को हैंग करना होता है, तो शायद उसे भी किसी ने वहाँ पर हैंग कर दिया था। एंड डिस्कवर्ड दैट ही वॉज द एग्जीक्यूशनर, और बाद में पता चलता है कि वो वही एग्जीक्यूशनर था जिसके बारे में अथॉरिटी सोच रही थी कि वो डर कर भाग गया। ही हैड बीन स्टैब्ड, और उसको क्या किया गया था, उसको स्टैब्ड किया गया था, एंड टेकन टू द जंगल एंड हैंग्ड। तो यहाँ पर देखिए उस पर अटैक किया गया था और उसके बाद उसे जंगल में ले जाया गया और जहाँ उसे फांसी पर लटका दिया गया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ द नेक्स्ट वन इज 8th, हाउ डज लुई रेमायर, ये हमारा 7th, नाउ 8, हाउ डज लुई रेमायर ट्रीट हिज असिस्टेंट्स। अब लुई रेमायर क्योंकि एक ऑफिशियल पोजीशन एग्जीक्यूशनर की पोजीशन पर हैं, तो उनके जो हेल्पर है, उनका जो असिस्टेंट है, जो उनको असिस्ट करता है उनके काम में, जब भी वो किसी को हैंग करने वाले होते हैं तो उनको डेफिनेटली उनको असिस्टेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर लुई रेमायर के पास भी एक असिस्टेंट है। वो उसकी फिजिकल बॉडी कैसी है, वो टॉल है, गावकी है, अनगेनली फेलो है, मीन्स वो ठीक है, वो काफ़ी लंबा है, लेकिन कुल मिलाकर वो अनगेनली फेलो है, मीन्स वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। ही इज़ सर्विंग अ लाइफ सेंटेंस फॉर रेप एंड मर्डर, और वो भी वहाँ पर प्रिजनर है, और किस कारण से वो जेल के अंदर बंद है या यहाँ पर उसको ये सज़ा मिली है, फॉर रेप एंड मर्डर। इन सिविल लाइफ ही हैज़ बीन अ कुक, और अपनी लाइफ में वो क्या रहा था, वो एक कुक रहा है। रेमायर ट्रीट्स हिम इन अ गुड मैनर, और रेमायर का अपने असिस्टेंट के साथ काफ़ी अच्छा बिहेव है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से उसको ट्रीट करते हैं गुड मैनर के साथ। नाउ ही इज सेंट टू सेंट जोसेफ आइलैंड। अब उनके असिस्टेंट को कहाँ भेजा जा रहा है, कहीं और भेजा जा रहा है, कहाँ पर, टू सेंट जोसेफ आइलैंड उनको भेजा जा रहा है। देन केम अदर असिस्टेंट, और अब दूसरा असिस्टेंट आएगा जो असिस्ट करेगा लुई रेमायर को। तो लुई रेमायर काफ़ी अच्छा बिहेव करते हैं अपने उस असिस्टेंट के साथ, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि अब लास्ट मोमेंट पर उनको भेजा जा रहा है कहीं और उनकी जगह लेगा कोई दूसरा असिस्टेंट। ही हैपन्स टू बी इल, क्योंकि उनकी तबीयत कैसी हो चुकी है, वो बीमार हैं, उनकी तबीयत खराब हो चुकी है। ही हैज़ हाई फीवर, उनको बुखार है, एंड लुक्स वेरी मच एज इफ ही वर गोइंग टू डाई, और उनको बिल्कुल देखने में वो ऐसे लग रही हैं जैसे कि वो जल्दी ही मर जाएंगे। 6 men आर टू बी एग्जीक्यूटेड। अब देखिए जो लुई रेमायर का काम है वो क्या है कि उनको 6 men को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, मीन्स उनको 6 लोगों को फांसी देनी है। सो रेमायर इज वरीड टू डिपेंड ऑन एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन। अब क्योंकि इनको एक्सपीरियंस होता है, जो इनका ये असिस्टेंट होता है जो अब बीमार है और जो लग रहा है कि जल्दी कहीं वो मर ना जाए। अब यहाँ पर लुई रेमायर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि इतना नज़दीक टाइम आ चुका है जब उनको क्या करना है, 6 लोगों को फांसी देनी है। उनको समझ नहीं आता कि जो उनको नया असिस्टेंट दिया जाएगा वो क्या होगा, कैसा होगा, उनकी हेल्प कैसे कर पाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करने वो जा रहे हैं। और हो सकता है अब उनको किस पर डिपेंड रहना पड़ेगा, जो एक इनएक्सपीरियंस्ड उनका असिस्टेंट होगा। सो ये यहाँ पर आपको बताना था कि वो कितना ज़्यादा विश्वास करते थे, कैसे उसको ट्रीट करते थे अपने असिस्टेंट को, राइट। ये आप एक बार देख लीजिए। देन 9th one, आपको इसमें ज़्यादा नहीं कराएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस 20 कराएंगे आपको बस, और 20 में से देखिए आपके, अगर आप 20 क्वेश्चंस बस देख भी लेते हैं ना, समझ लेते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हैं। 9th one देख लेते हैं। What was the passion
ऑफ लुई रेमायर बिसाइड हिज प्रोफेशन। अब देखिए उनका प्रोफेशन क्या है, उनका प्रोफेशन, क्योंकि जेल के अंदर, बाहर तो वो पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन अब जेल के अंदर उनका काम क्या है, जो भी प्रिजनर होते हैं या क्रिमिनल्स होते हैं उनको क्या करना, एग्जीक्यूट करना, उनको फांसी देना। सो इससे अलग और उनका क्या पैशन है, इससे अलग उनकी क्या हॉबी है या उनको क्या करना अच्छा लगता है। वॉट वर हिज हॉबीज, तो यहाँ पर उनकी पैशन क्या है या उनकी हॉबीज क्या है, दोनों एक ही क्वेश्चन है, बस ये वर्ड अलग अलग किए गए हैं, अदरवाइज दोनों एक ही हैं। आपको ये नहीं कि इसका अलग देना है और उसका अलग आंसर देना है, सिर्फ ये पूछा है आपसे कि उनका पैशन क्या है या उनकी हॉबीज क्या है। लुई रेमायर हैड अ ग्रेट पैशन टू कीप हैंडसम मुस्टेश, तो उनको सबसे अच्छा लगता है क्या रखना, काफ़ी सुंदर, काफ़ी हैंडसम मुस्टेश रखना। एंड हिज हेयर वॉज ब्राउन एंड थिक, और उनके बाल भी कैसे हैं, ब्राउन और थिक हैं। ही वॉज प्राउड ऑफ हिज फेयर मुस्टेश एंड ही केप्ट अ केयरफुली ब्रश्ड, और वो उनको बहुत अच्छे तरीके से संभाल कर रखते हैं। ही केप्ट इट, हमेशा वो उनको कैसे रखते हैं, ब्रश्ड रखते हैं, मीन्स काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी मुस्टेश की वो केयर करते हैं। दिस वॉज हिज पैशन, और उनकी यही पैशन थी। उनको जब हम देखते हैं उनको जेल के अंदर, तो उनको हमेशा वो केयर करते रहते हैं और कितना ज़्यादा प्राइड फील करते हैं। टू डू हिज जॉब इन अ फाइन वे वॉज इंक्लूडेड इन हिज हॉबीज, एंड टू डू हिज जॉब इन अ फाइन वे, और बस जो भी उनको काम दिया जाता है, जैसे क्या काम दिया जाता है कि आपको इनको एग्जीक्यूट करना है, इनको फांसी देना है, उस काम को करना उन्हें अच्छा लगता है, ये उनकी हॉबी है। ही वॉज अ वर्कहॉलिक, तो हम कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से क्या हैं, वर्कहॉलिक हैं। एज वॉज एडिक्टेड टुवार्ड्स वर्किंग, और पूरी तरह से अपने काम के लिए वो डिवोटेड हैं, उनको काम करना बहुत ही अच्छा लगता है, काम के बिना वो रह नहीं सकते। अब भी आपने देखा होगा कि जब उनको पता चलता है कि उनके असिस्टेंट जो उनको हमेशा उनके काम में हेल्प किया करता था अच्छे तरीके से, वो बीमार हो चुका है, उसको भेजा जा रहा है और उसकी जगह कोई दूसरा उनको असिस्टेंट दिया जाएगा, तो उनको इस बात की ज़्यादा चिंता रहती है कि पता नहीं काम सही तरीके से हो पाएगा या नहीं, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस, कभी उसने ये काम पहले भी किया होगा या नहीं किया होगा। सो इन दिस वे वो क्या है, पूरी तरह से एडिक्टेड हैं अपने काम के लिए। ही arranged that his temporary assistant should come that afternoon to the place where the guillotine was kept, so that he might explain to him thoroughly each and everything। और यही रीज़न होता है कि जो उनका न्यू असिस्टेंट होता है, उनका टेम्परेरी जो असिस्टेंट होता है जिसे अरेंज किया गया था, क्योंकि उनका जो परमानेंट असिस्टेंट था वो तो बीमार है, इसलिए वो चाहते हैं कि वो क्या करे, उनके पास आफ्टरनून में आए और वहाँ पर वो उसको बुलाते हैं, क्योंकि वो 6 लोगों को फांसी देने जा रहे थे, जो 6 क्रिमिनल थे उनको बहुत जल्दी वो फांसी देने जा रहे थे, और उनको ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो अपना काम ठीक से ना कर पाए। और इतनी ज़्यादा वो वर्कहॉलिक हैं कि देखिए वो दोपहर में ही बुला लेते हैं उस असिस्टेंट को जो टेम्परेरी होता है, और कहाँ बुलाते हैं, टू द प्लेस, उस जगह बुलाते हैं, वेयर द ग्लोटीन, और जो ये ग्लोटीन मशीन होती है, इट वॉज कैप्ट, वो मशीन वहाँ रखी हुई थी जहाँ पर फांसी दी जाती है, सो दैट ही माइट एक्सप्लेन टू हिम, ताकि वो उसको क्या एक्सप्लेन कर सके, थ्रूली ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ अच्छी तरीके से उसको समझा सकें, एक्सप्लेन कर सकें कि किस तरह से मशीन काम करती है, कैसे उनको क्या करना है, ताकि जब वो अपना काम करें तो किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। देन ओके, अब ये हमारा 9th वन हो चुका है। 10th वन पर आते हैं। What was the profession of Louis Remayer before he came to jail? जब लुई रेमायर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और ये आपको बता ही चुके हैं, आपने भी पढ़ लिया होगा, तो लेकिन आपको ये लिखना है यहाँ पर, किस तरीके से आप लिखेंगे कि जब वो जेल के अंदर हैं तो उनका प्रोफेशन क्या है, उनकी जो ऑफिशियल पोजीशन है वो क्या है, पब्लिक एग्जीक्यूशनर की, राइट। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती कर सकते हैं, तो ध्यान रखना उनके 2 अलग अलग प्रोफेशन है। एक तो जब वो जेल से बाहर थे तब उनका प्रोफेशन क्या था, एक जब वो जेल के अंदर है तब उनका प्रोफेशन क्या है। तो देखना कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। What was the profession before he came to jail? तो जेल में आने से पहले उनका प्रोफेशन क्या था, यहाँ पर
ये आपको बताना है। लुई रेमायर वॉज सर्विंग अ 12-year सेंटेंस एट सेंट लोरेंट डी मैरोनी। वो कितने साल के लिए यहाँ पर आए हैं? 12 ईयर्स के लिए। ओके, मीन्स उनको 12 साल की सज़ा मिली है यहाँ पर। इट वॉज अ ग्रेट पेनल सेटलमेंट ऑफ फ्रेंच गयाना। और ये यहाँ पर आए हैं वो, जो ये कहाँ पर है जेल? इट इज़ इन फ्रेंच गयाना। आफ्टर किलिंग हिज वाइफ ही वॉज डिपोर्टेड टू दिस आइलैंड। तो इस आइलैंड पर वो आ गए हैं। क्यों, कैसे? क्योंकि जब उन्होंने अपनी वाइफ को क्या किया था, उसका मर्डर कर दिया था। देन बिफोर दिस ही हैड सर्व्ड। तो आप चाहे तो इसी डिटेल में ना बताकर आप इसी डिटेल में बता सकते हैं, क्योंकि पूरी स्टोरी उनकी शॉर्ट स्टोरी में बताई गई है लुई रेमायर की। आप इसमें काफ़ी कुछ इंक्रीज कर सकते हैं। बिफोर दिस ही हैड सर्व्ड इन द पुलिस डिपार्टमेंट एट लियोन। और इससे पहले वो लियोन के पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस ऑफिसर, पुलिस के पोस्ट पर वो काम करते थे। विच वॉज हिज नेटिव टाउन। और कहाँ? अपने नेटिव टाउन में, क्योंकि जो लियोन था वही उनका नेटिव टाउन था। और इसे आप अंडरलाइन कर देना, क्योंकि उनका प्रोफेशन पूछा है, तो आप इसे अंडरलाइन कर देंगे। ही हैड सर्व्ड इन द पुलिस डिपार्टमेंट। ओके, दैट विल बी सफिशिएंट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 11th वन इज ओके, तो हमारा ये 11th वन क्वेश्चन है और इसमें हम आपको सिर्फ 20 क्वेश्चंस ही कराएंगे। What does रेमायर फील अबाउट हिज पनिशमेंट? अब रेमायर को जो 12 ईयर्स का पनिशमेंट मिला है क्योंकि उन्होंने अपनी वाइफ का मर्डर किया था, तो रेमायर उसके बारे में कैसा फील करते हैं? डज ही फील ही हैज़ डन इनजस्टिस? क्या रेमायर को ऐसा लगता है, क्या वो ऐसा फील करते हैं कि ये पनिशमेंट नहीं बल्कि ये क्या है, उनके साथ हुआ कोई इनजस्टिस है? क्या उनको लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ? सो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लुई रेमायर न्यू दैट ही वॉज नथिंग ऑफ द काइंड ऑफ वायलेंट टेम्पर। लुई रेमायर को अच्छे तरीके से पता है कि उनका कैरेक्टर क्या है, उनका कितना उनके अंदर पेशेंस है, उनका टेम्परामेंट किस तरीके का है, कैरेक्टर क्या है, टेम्परामेंट क्या है, और कितना ज़्यादा वो पेशेंट हैं, उन्हें अपना अच्छे तरीके से पता है। और ठीक है, वो पुलिस ऑफिसर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका जो वायलेंट टेम्पर है वो इतना ज़्यादा वायलेंट टेम्पर उनका नहीं है। अगर कोई उनको प्रोवोक करता है, कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तो ही वो वायलेंट होते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए, जेल के अंदर भी उनका काफ़ी अच्छा नेचर है और काफ़ी अच्छा उनका बिहेवियर है यहाँ पर भी। सो लुई रेमायर न्यू दैट ही वॉज नथिंग ऑफ द काइंड ऑफ वायलेंट टेम्पर। और जब वो यहाँ पर बताते हैं तो वो बिल्कुल फ्रेंकली बताते हैं कि वो वायलेंट टेम्पर उनका नहीं है, ना ही वो इस तरह के इंसान हैं। फिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रीडर्स भी जानना चाहते हैं। जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तो काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है कि हम जानना चाहते हैं कि आखिर लुई रेमायर ने अपनी वाइफ का मर्डर क्यों किया। ही वॉज जस्ट एन ऑर्डिनरी गुड नेचर्ड इजी गोइंग फेलो। वो तो बहुत ही सीधे साधे अच्छे नेचर वाले इंसान रहे थे, बिल्कुल सिंपल। हु वॉज विलिंग टू लेट यू गो योर वे इफ़ यू वुड लेट हिम गो। और वो कहते भी हैं कि अगर आप मुझे डिस्टर्ब ना करो तो मैं भी आपको कुछ नहीं करूँगा, मिस आप अपने रास्ते जाइए और मुझे अपने रास्ते जाने दीजिए। तो उनको कोई अगर उनको प्रोवोक कर रहा है, बिना किसी कारण परेशान कर रहा है, तो वो चीज़ बस गलत थी। एंड हु वॉज विलिंग टू लेट यू गो योर वे, जो बस ये चाहते थे कि आप अपने रास्ते जाएं। इफ़ यू वुड लेट हिम गो हिज, अगर आप उनको उनके रास्ते जाने दें, मीन्स आप उनके रास्ते में अगर नहीं आओगे तो वो भी आपके रास्ते में नहीं आएंगे। आप उनको परेशान ना करो, वो आपको परेशान नहीं करेंगे। ही डिड नॉट रिजेंट द लॉन्ग टर्म ऑफ पेनल सर्विट्यूड टू विच ही वॉज सेंटेंस्ड। और किसी भी तरह का उनको कोई भी पछतावा नहीं है, वो रिजेंट नहीं करते हैं। जो ये उनको इतना बड़ा उनको पनिशमेंट मिला है, इतनी बड़ी जो उनको सज़ा मिली है, इस पर उन्होंने किसी तरह का कोई भी रिजेंटमेंट शो नहीं किया। मीन्स उनको नहीं लगता कि उनके साथ किसी तरह का कोई इनजस्टिस हुआ है। लॉ में उन्होंने काम किया और उनको अच्छे तरीके से पता था कि उन्होंने क्या किया है, उसकी क्या सज़ा मिली है। यही रीज़न होता है कि वो किसी भी तरह का वो मीन्स ऑब्जेक्शन नहीं करते और ये नहीं फील करते कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है या उनको गलत पनिशमेंट मिला है। ही डिड नॉट रिजेंट द लॉन्ग टर्म ऑफ, जो इनको इतनी बड़ी सज़ा मिली है, लॉन्ग टर्म 12 ईयर्स की उनको जो सज़ा मिली है,
और इसके लिए वो बिल्कुल भी क्या नहीं है, जरा सा भी परेशान नहीं है और उनको नहीं लगता उनके साथ इनजस्टिस हुआ है। ही वॉज एन ऑफिसर ऑफ द लॉ एंड देयरफॉर न्यू दैट ही डिड कमिट अ रॉन्ग। और क्योंकि वो खुद एक लॉ के ऑफिसर रही हैं, उनको पता है कि उन्होंने जो भी किया है वो गलत किया है। मीन्स उन्होंने क्या किया है, उन्होंने किसी का मर्डर किया है। एंड इट वॉज राइट टू गिव हिम पनिशमेंट। और अगर उनको पनिशमेंट मिला है, देखिए अगर देखा जाए तो मर्डर किया है उन्होंने, उनको फांसी की सज़ा होनी थी और लेकिन उनको 12 इयर्स की ही सज़ा मिली है। तो उनको पता है अगर उनको इस तरह का पनिशमेंट मिला है तो वो बिल्कुल सही मिला है। बट इट वॉज अ हार्श रियलिटी दैट ही वॉज द विक्टिम ऑफ एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट एंड वॉज नॉट अ क्रिमिनल। बस लो तो नहीं देखेगा ना इस बात को। एक हार्श रियलिटी क्या थी कि जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, उन्होंने विलिंगली, जानबूझकर उन्होंने क्या नहीं किया, अपनी वाइफ का मर्डर नहीं किया। वो एक मोमेंट था और वो एक इस तरह का मोमेंट बना कि उनको ना चाहते हुए भी उनसे हो गया या उनको करना पड़ा। सो ही वॉज द विक्टिम ऑफ एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट कह सकते हैं उसे। एंड ही वॉज डेफिनेटली ही वॉज नॉट अ क्रिमिनल। तो वो कोई क्रिमिनल तो नहीं थे, प्रोफेशनल कोई वो क्रिमिनल नहीं थे। वो तो एक पुलिस ऑफिसर रहे हैं, उन्होंने तो खुद सर्विस की है पुलिस डिपार्टमेंट की। सो अब ये आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 12th वन पर ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 इज what was his only complaint that he was convicted though he himself surrendered। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि लुई रेमायर की सिर्फ एक ही कंप्लेंट थी और वो क्या थी, दैट ही वॉज कन्विक्टेड, और जबकि उन्होंने खुद ही सरेंडर किया। What was his only complaint that he was convicted though he himself surrendered। और क्रिमिनल होने के बाद भी यहाँ पर आपको बताना है कि उनकी कंप्लेन के बारे में बताना है कि उनकी क्या कंप्लेन थी, जो सिर्फ एक ही कंप्लेन थी उनकी। अब देखिए जो पीछे आपने क्वेश्चंस देखे थे उसमें उनको किसी तरह का कोई भी रिग्रेट नहीं होता या रिजेंट या ऑब्जेक्शन नहीं करते, वो कोई किसी तरह का हमें नज़र नहीं आता कि रिजेंटमेंट, क्योंकि उनको नहीं लगता उनके साथ कुछ गलत हुआ है। उनको पता है कि उन्होंने गलत किया है तो उसकी सज़ा उन्हें मिलेगी। फिर उनकी क्या कंप्लेन थी। After committing the murder, Louis Remeyer went straight to police station he had lately left। अभी अभी तो वहाँ से आए थे वो, राइट। तो जब उन्होंने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया तो वो सीधे कहाँ पर जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं जहाँ से वो अभी अभी आए थे। He told the chief inspector what had happened। और वो सब कुछ बताते हैं क्लियर किसको, चीफ इंस्पेक्टर को, कि क्या हुआ, कैसे उनके हाथों उनकी वाइफ का मर्डर हो चुका है। Then he had to spend the night in a cell adjoining those of the strikers he had so recently himself arrested। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा ख़राब लगती है, ये बड़ा अजीब लगता है कि उन्होंने वहाँ पर पूरी रात, टू स्पेंड द नाइट इन अ सेल, पूरी रात उन्होंने जिस सेल में बिताई, जिनके साथ उनको रहना पड़ा, दोज ऑफ द स्ट्राइकर्स, वो लोग थे। स्ट्राइकर्स किसको कहते हैं, जो हड़ताल करने वाले होते हैं। ही हैड सो रिसेंटली हिमसेल्फ अरेस्टेड। अब देखिए आयरनी, देखिए कितनी अजीब बात है कि अभी उन्होंने क्या किया था, रिसेंटली लुई रेमायर ने कुछ लोगों को जो क्या थे, स्ट्राइक कर रहे थे, इनको पकड़ा था, इनको अरेस्ट किया था और इनको उस सेल के अंदर डाला था, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर थे। तो उन्होंने उन स्ट्राइकर्स को अरेस्ट कर एक उसी सेल में डाला था और अब उन्हीं के साथ उसी सेम सेल में रखा गया है पूरी रात के लिए। तो ये बस उनकी एक कंप्लेंट थी कि जब मैं खुद आ रहा हूँ, मैं खुद सरेंडर कर रहा हूँ, मैं सारी स्टोरी बिल्कुल सच बता रहा हूँ और मैंने खुद जिनको अरेस्ट किया, आपने उनको जहाँ पर रखा हुआ है पूरी रात के लिए, आपने उसी इंस्पेक्टर को उनके साथ रखा। It was his only complaint at that tragic moment he was kept with those strikers whom he himself had arrested। तो बस उनकी यही एक कंप्लेंट थी और ये उनकी पूरी तरह से राइट
कंप्लेंट थी। एक पुलिस ऑफिसर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको उन्हीं लोगों के साथ पूरी रात रखा जाए जिनको उन्होंने खुद अरेस्ट किया था। देन 13th वन इज, whom did Louis Ramier marry? How did he feel with her? लुई रेमायर ने whom did, ओके, उन्होंने किससे शादी की और फिर उसके साथ उन्होंने how did he feel, फिर जब वो उनके साथ रहे तो उन्होंने उनके साथ रहकर कैसा फील किया। लुई रेमायर मैरिड अ वुमन हु वॉज अ ड्रेस मेकर। तो लुई रेमायर ने जिस लेडी से शादी की थी वो क्या थी? वो एक ड्रेस मेकर थी, ड्रेस बनाने का, ड्रेस डिज़ाइन करने का काम करती थी या बनाने का काम करती थी। तो यहाँ पर उनका ही हैड टेकन अ फैंसी टू हर बिकॉज शी वॉज ऑलवेज नीटली एंड स्मार्टली ड्रेस्ड। अब क्योंकि वो वुमन का काम क्या था, ड्रेस डिज़ाइनिंग का था या ड्रेस मेकिंग का था, तो वो क्या करती थी, मिस ड्रेस डिज़ाइनर नहीं थी, ड्रेस मेकर थी। यहाँ पर हमेशा लुई रेमायर को क्या लगता था कि ये लेडी काफ़ी अच्छी होंगी, काफ़ी फाइन लेडी होगी ये, क्योंकि वो खुद क्या रहती थी, काफ़ी अच्छी तरीके से वेल ड्रेस्ड रहती थी, ड्रेसअप होकर रहती थी और नीटली रहती थी, स्मार्टली वो ड्रेसअप करती थी। तो एक जो इम्प्रेशन पड़ा लुई रेमायर पर उस वुमन का, उस ड्रेस मेकर का, वो काफ़ी अच्छा इम्प्रेशन पड़ा। शी सीम्ड रेस्पेक्टेबल एंड लेडी लाइक, और जो फेमिनिज्म होती है, जो भी फेमिनिन क्वालिटीज़ होती हैं वो सब उनके अंदर थी, काफ़ी ग्रेसफुल लगती थी, रेस्पेक्टेड लगती थी उनको। बट आफ्टर मैरिज, लेकिन ये सब कब था? शादी से पहले। मैरिज से पहले वो बिल्कुल डिफरेंट थी वो वुमन, लेकिन जैसे ही शादी होती है, बट आफ्टर मैरिज ही फाउंड एज मैनी मैन हैव फाउंड बिफोर, और बिल्कुल सेम उनको भी वही फील हुआ। और ये वो अकेले नहीं थे, उनसे पहले भी काफ़ी लोगों को यही फील होता है कि पहले वुमन अलग होती है और शादी के बाद पूरी तरह से चेंज हो जाती हैं। दैट द वाइफ वॉज अ वेरी डिफरेंट वुमन फ्रॉम द मिस्ट्रेस। और पहले मीन्स बिलविड से, और बिलविड और वाइफ में काफ़ी डिफरेंस होता है। जब वो बिलविड थी तब वो कुछ और थी, और वाइफ बनने के बाद वो कुछ अलग हो जाती हैं। शी वॉज, तो यहाँ पर ये पूछा है ना आपसे क्वेश्चन, ये तो आपने बता दिया कि उन्होंने किससे शादी की, उन्होंने ड्रेस मेकर से शादी की, और ये आपको बताना है कि हाउ डिड ही फील विद हर, उनको उनके साथ कैसा लगा। अब हमें यहाँ पर इसका जवाब देना है, इसका आंसर देना है, हाउ डिड ही फील विद हर। तो डेफिनेटली उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा उनसे शादी करने के बाद। शी वॉज जेलस, और शादी करने के बाद उनको क्या पता चला, उनकी जो रियल क्वालिटीज़ थी, जैसे कि वो जेलस थी, वो पजेसिव थी। तो उनकी जो वाइफ थी वो क्या थी, दोनों ही थी, वो जेलस भी थी और पजेसिव भी थी। शी कुडंट स्पीक विदाउट सेइंग समथिंग डिसग्रेसेबल, और जब भी वो कुछ भी बोलती थी, मीन्स चाहे वो कितना भी छोटा है बड़ा है, ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो बिना कुछ गलत कहे बोले। मीन्स शी कुडंट स्पीक विदाउट सेइंग समथिंग डिसग्रेसेबल, तो वो क्या बोलती थी, जो भी कुछ बोलती थी वो काफ़ी गलत बोलती थी, डिसग्रेसेबल बोलती थी। मीन्स एक लेडी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इस तरह की उनकी लैंग्वेज थी आफ्टर मैरिज, जो ग्रेसफुल नहीं लगती थी लुई रेमायर को। दे लेड अ कैट एंड डॉग लाइफ, और उनकी जो लाइफ थी वो पूरी तरह से क्या थी, इतनी उनके बीच लड़ाई झगड़े होते थे कि वो कह रहे हैं लुई रेमायर की उनकी लाइफ कैसी हो चुकी थी। दे लेड अ कैट एंड डॉग लाइफ, जिस तरीके से मीन्स एनिमल्स लड़ते हैं, बिल्कुल उस तरीके से उनके बीच लड़ाई होती थी। तो उनकी लाइफ पूरी तरह से हेल बन चुकी थी। और ये था कि उन्होंने किससे शादी की और बाद में उन्होंने कैसा फील किया, तो उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं किया। ही डिड नॉट फील बेटर और गुड विद हर। अब यहाँ पर 14th वन पर आ जाते हैं। What was a great fault of his wife which Louis Ramier ignored? उनकी वाइफ का जो सबसे बड़ा फॉल्ट था, उनकी वाइफ ने जो सबसे बड़ी गलती की थी वो क्या थी, जिसे लुई रेमायर ने क्या कर दिया था, इग्नोर कर दिया था। तो उसके बारे में यहाँ पर बताते हैं। लुई रेमायर ने यही सबसे बड़ी गलती की, काश वो ये इग्नोर ना करते तो आज वो जेल में ना होते। जो उनकी वाइफ ने सबसे बड़ी गलती, क्या फॉल्ट था उनका सबसे बड़ा, उनकी वाइफ का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपका 14th वन। लुई रेमायर स्नैच्ड द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज वाइफ्स हैंड। उन्होंने अपनी वाइफ के हाथों से क्या छीन ली थी, पिस्टल छीन ली थी, रिवॉल्वर छीन लिया था। शी स्क्रीम्ड एंड हिट हिम इन द फेस।
और उन्होंने क्या किया, अब क्योंकि उन्होंने उसके हाथों से रिवॉल्वर छीन लिया था, तो उनकी वाइफ शी स्क्रीम्ड, वो काफ़ी तेजी के साथ चिल्लाती हैं, एंड हिट हिम इन द फेस, और अपने हस्बैंड को, लुई रेमायर को, जो क्या थे, एक पुलिस ऑफिसर थे, उनको उनके फेस पर बहुत तेजी के साथ उनको हिट करती हैं, उनको मारती हैं। शी हिट हिम एग्जैक्टली वेयर हिज जॉ मोस्ट हर्ट, और उनको ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, और वो उनको वही मारती हैं फेस पर, उनके जॉ पर, जहाँ उनको सबसे ज़्यादा पेन हो रहा था। और ये क्या था, इट वॉज अ ग्रेट फॉल्ट ऑफ हिज वाइफ, और ये उनकी वाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि उन्होंने वो किया था लुई रेमायर के साथ कि वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर सके। ब्लाइंड विद रेज एंड मैड विद पेन, अब देखिए उनको इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, उसको वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे, उस ऊपर से उनकी वाइफ उनके साथ झगड़ा कर रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उनको मार रही थी, और यहाँ पर इतना गुस्सा आ जाता है लुई रेमायर को। ब्लाइंड विद रेज एंड मैड विद पेन ही फायर्ड ऑन हिज वाइफ एंड इग्नोर्ड द कॉन्सिक्वेंसेस, और उन्होंने क्या इग्नोर किया, अब वो क्या करते हैं, उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अपनी वाइफ के हाथों से रिवॉल्वर ले लिया था, वो किसके हाथों में थी, लुई रेमायर के हाथों में, तो उन्होंने फ़ौरन क्या किया, उन पर फायर किया, उन पर गोली चला दी, और उसका क्या रिजल्ट होगा, क्योंकि वो खुद लॉ में थे, वो उन्होंने एक मोमेंट के लिए भी ये नहीं सोचा कि इसका क्या रिजल्ट होगा, और काफ़ी उनको रिलैक्स्ड काफ़ी उन्होंने फील किया कि जो होगा देखा जाएगा, अब सबसे पहले किससे पीछा छूटे, इस तरह की वाइफ से, तो उन्होंने कोई भी किसी तरह का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, उन्होंने उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, और क्या हुआ, शी वॉज डेड, और उनकी वाइफ मर जाती हैं, और वो कहाँ चले जाते हैं, जेल में, क्योंकि उन्होंने उसका मर्डर कर दिया था, उनकी ऐसी इंटेंशन नहीं थी, लेकिन वो जो भी जिस भी तरह की सिचुएशन बनी, वो उन्होंने कैसे किया, वो आप पूरे डिटेल में आपने देख लिया है। सो 15th वन क्वेश्चन इज, व्हाट केयर डिड लुई रेमायर टेक बिफोर एवरी एग्जीक्यूशन, जब भी लुई रेमायर, अब यहाँ पर जेल के अंदर वो एक एग्जीक्यूशनर का काम करते हैं, और जब भी उनको किसी भी तरह का एग्जीक्यूशन करना पड़ता है, तो उससे पहले वो किस तरह की केयर करते हैं, मीन्स किस तरह का वो ध्यान रखते हैं। तो किसी को भी फांसी पर लटकाने से पहले, किसी को भी फांसी देने से पहले, और फांसी वो हमेशा किसको देती है, जो भी क्रिमिनल होते हैं, जिनको फांसी की सज़ा दी जाती है कोर्ट में, तो किस बात का वो ध्यान रखते हैं, ये यहाँ पर हमें बताना है। What care did Louis Remeyer take before every execution? अब इसका आंसर देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड थे अपने प्रोफेशन के लिए, काफ़ी ध्यान रखा करते थे, आप पहले भी देख चुके हैं, और जो उनका असिस्टेंट होता था वो भी उनकी काफ़ी हेल्प करता था, लेकिन फिर भी वो पर्सनली खुद भी सब कुछ देखा करते थे। लुई रेमायर ऑलवेज केप्ट हिज गिलोटिन इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर एवरी एग्जीक्यूशन, तो सबसे पहला काम क्या होता था लुई रेमायर का, क्योंकि जो उनकी गिलोटिन मशीन होती थी, क्योंकि उसी से क्या होता था कि जो एग्जीक्यूशन का काम था वो उसी मशीन पर होता था, और इसको वो हमेशा क्या करते थे, परफेक्ट ऑर्डर में रखा करते थे, उसको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखते थे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि लास्ट मोमेंट पर ये काम ना करे, ठीक से ना चले, या कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाए, तो उसको परफेक्टली वो उसको ऑर्डर में रखा करते थे, मीन्स सही रखा करते थे उसको बिल्कुल, ताकि वो चेक किया करते थे कि कहीं उसमें कोई खराबी ना हो। देयर वॉज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्रास इन द मशीन, और ये जो गिलोटिन मशीन थी इसके अंदर कुछ पीसेज क्या थे, ब्रास के भी थे, एंड इट वॉज लुई रेमायर्स प्राइड टू ब्राइटन इट एंड क्लीन एज द ब्रास वर्क ऑन अ याच, और वो जो ब्रास का कुछ पोर्शन था उस मशीन पर, वो उसको भी हमेशा क्या कर कर रखते थे, काफ़ी प्राइड फील करते थे उसको ब्राइटन करने में, क्लीन करते थे उसको, जैसे कि कोई एक याच होती है उस पर ब्रास वर्क होता है, इतना ज़्यादा उसको वो क्लीन और ब्राइट रखते थे। The knife was sharpened as though it had just come out of the workshop, और अपने नाइफ को भी वो इतना ज़्यादा शार्प किया करते थे कि वो ऐसे लगता था, ऐसे चमकता था वो, जैसे कि अभी अभी कहाँ से आया हो, अभी उसको परचेज करा हो, अभी वो वर्कशॉप से आया हो।
इतना अपने नाइफ को वो शार्प करते थे। मीन्स ये सब वो तैयारियां करते थे बिफोर एवरी एग्जीक्यूशन, कि कहीं जरा सी भी कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो ये उनका जुनून था, उनको अच्छा लगता था, पूरे अपने जो भी उनको काम मिला था उसको अच्छे तरीके से वो करते थे। सो यहाँ पर कह सकते हैं कि लुई रेमायर पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अंदर हैं बाहर हैं। जब वो पुलिस ऑफिसर थे, जब भी वो बहुत अच्छी तरह से काम करते थे अपने प्रोफेशन के लिए, और जब वो अंदर हैं तो जो भी गॉड ने उनको काम दिया हुआ है वो उसको डेडिकेटली ट्रूथफुली करते हैं। रेमायर एक्सप्लेन्ड मिनट थिंग्स। ओके, एक एक चीज को वो एक्सप्लेन करना, जो मिनट थिंग्स होती हैं, एक एक मिनट की चीज़ों को एक्सप्लेन करना, किससे? टू हिज असिस्टेंट, जो भी उनको असिस्टेंट उनका था जिससे वो काफ़ी अच्छा बिहेव करते थे, काफ़ी अच्छे तरीके से उसको ट्रीट करते थे। और याद रखना कि लास्ट में जब उनका असिस्टेंट भी चेंज हो जाता है ना, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क होता है उनके लिए, क्योंकि स्टोरी के लास्ट में आते आते वो जो 6 मैन होते हैं, 6 लोगों को वो फांसी देने वाले थे। और सोचिए वो उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा, कितना ज़्यादा वो वरीड रहे होंगे ये सोच कर के असिस्टेंट चेंज कर दिया गया, कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, कहीं मैं अपना काम पूरा ना कर पाऊँ। रेमायर एक्सप्लेन्ड मिनट थिंग्स टू हिज असिस्टेंट बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ समबडी। तो किसी को भी एग्जीक्यूट करने से पहले अपने असिस्टेंट को भी वो क्या करते थे? अच्छी तरीके से इंस्ट्रक्शंस देते थे, समझाते थे कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन हमारा 16th वन, What would Louis Remeyer say after every execution and how? जब भी वो एग्जीक्यूशन का काम किया करते थे, आफ्टर, ओके, तो उसके बाद जब वो काम कर लेते थे, जब किसी को भी वो फांसी की सज़ा, फांसी दे देते थे, तो उसके बाद वो क्या किया करते थे एंड हाउ, और कैसे किया करते थे। वॉट वुड लुई रेमायर से, वो क्या कहते थे? ओके, यहाँ पर है कि से, वो क्या कहते थे आफ्टर एवरी एग्जीक्यूशन, और कैसे कहते थे। सो आफ्टर द एग्जीक्यूशन लुई रेमायर टुक द क्रिमिनल्स हेड अप बाय द ईयर्स। और वो क्या करते थे, जो भी क्रिमिनल का हेड होता था वो उसके उसको कहाँ से पकड़ा करते थे? बाय द ईयर्स, कानों से पकड़ा करते थे उसके हेड को। एंड हेड अप, और उसको क्या करते थे? ऊपर की तरफ उठाते थे। जो क्रिमिनल का हेड होता था उसको कानों से पकड़ते थे और उसको ऊपर की ओर उठाते थे। कब? आफ्टर द एग्जीक्यूशन। ओके, ये ध्यान रखना, फांसी देने के बाद। एंड एग्जिबिटेड, और उसको फिर क्या करते थे? दिखाया करते थे। इट टू दोज हुज ड्यूटी इट वॉज टू वॉच द एग्जीक्यूशन, उनको दिखाया करते थे ऊपर, हाथों से ऊपर उठाकर उसको, जिनकी ड्यूटी क्या थी? एग्जीक्यूशन को देखना, जो हमेशा इसको देखा करते थे। देन ही अटर्ड द सोलेम वर्ड्स दस, और उसके बाद फिर वो उसके कानों में कुछ, मीन्स वो किसी तरह का क्या किया करते थे? कुछ अच्छे, जो सोलम कहते सीरियस वर्ड्स बोला करते थे। और ये यहाँ पर How whom do people franchise justice as fate, meaning in the name of the French people justice is done। तो ये लाइन बोला करते थे वो, और फ्रेंच में, ये फ्रेंच ये लैंग्वेज है, इसमें वो क्या बोला करते थे? इन द नेम ऑफ द फ्रेंच पीपल जस्टिस इज डन, क्योंकि वो क्रिमिनल होता था, उसने कुछ ऐसा किया हुआ होता था जिसके कारण उसको फांसी मिली होती थी। तो वो बोलते थे कि जो भी मैंने काम किया है, मैंने किसके लिए किया है? फ्रेंच पीपल के जस्टिस के लिए किया है। तो हर एग्जीक्यूशन के बाद वो यही बोला करते थे। देन रेमायर यूज टू ड्रॉप द हेड बैक इनटू द बास्केट, और उसके बाद फिर वो ये बोलकर वो क्या किया करते थे? उस हेड को बास्केट में डाल दिया करते थे। तो ये काम था उनका, लुई रेमायर का। देन 17th वन इज, नाउ 17th वन, व्हाई डिड हिज फेलो कन्विक्ट्स हेट लुई रेमायर। अब लुई रेमायर क्योंकि प्रिजन के अंदर रहते हैं, एक काफ़ी अच्छी ऑफिशियल पोस्ट पर उनको अपॉइंट किया गया है, और उनकी ऑफिशियल पोस्ट भी किसकी है? एग्जीक्यूशनर की। मीन्स वहाँ पर जो क्रिमिनल हैं उस प्रिजन के अंदर, जिनको सज़ा मिली है, जिनको फांसी की सज़ा मिली है, उनको फांसी देने का काम किसका होता था? लुई रेमायर का होता था। इसको दूसरे तरीके से अगर समझे तो देखिए कि एक तरह से वो फांसी किसको दे रहे थे? जो उनके अपने फेलोज थे, जो उनके अपने साथी थे, और जो उनके साथ ही कहाँ रह रहे थे? उस जेल के अंदर रह रहे थे। तो यहाँ पर आखिर क्या रीज़न था
कि जो उनके फेलो कन्विक्ट्स थे, जो उनके साथ ही सजा काट रहे थे, उनके दोस्त थे, उनके साथी थे, वो उनसे क्यों नफरत करते थे? किससे? लुई रेमायर से। तो वो उनसे क्यों हेट करते थे? और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी हमारा पूरी शॉर्ट स्टोरी होती है, यही एक हेट होती है इन कन्विक्ट्स की, जो किसके लिए होती है? बहुत ज़्यादा होती है लुई रेमायर के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको ज़रूर देखना कि अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप किस तरह से आंसर देंगे कि वो उनसे क्यों हेट करते थे। Due to his official position as an executioner, his fellow convicts hated Louis Remeyer. तो सबसे पहले देखिए जो यहाँ पर रीज़न था उनके पास हेट करने का, वो क्या था कि वो भी एक प्रिजनर था, उसने भी किसी का मर्डर किया था गॉट, और वो भी उन्हीं के साथ उसी जेल में रह रहा था। लेकिन यहाँ पर उसको कुछ फैसिलिटीज़ मिली हुई थी, उसको इतनी अच्छी एक ऑफिशियल पोजीशन मिल गई थी, और वो भी किसकी? एग्जीक्यूशनर की। तो ये सबसे पहला रीज़न था कि जो उनके फेलो कन्विक्ट्स थे वो उनसे हेट करते थे। दे स्पोक टू वन अनदर इन अंडरटोन, और अंडरटोन में मीन्स मर्मरिंग भी करते थे, बहुत ही स्लोली वो आपस में क्या करते थे? एक दूसरे से इस बारे में बातें करते थे। मीन्स किसके बारे में? लुई रेमायर के बारे में। और पता चलता था इससे कि वो उनके लिए उनके मन में कितनी ज़्यादा नफरत है। एंड रेमायर गेस्ड दैट दे स्पोक ऑफ हिम, और रेमायर भी समझ जाते थे कि वो जो भी एक दूसरे से बातें कर रही हैं वो किसके बारे में कर रही हैं? उनके बारे में ही कर रही हैं, और उनकी जितनी भी बातें हैं वो सब नेगेटिव हैं। सम ऑफ देम स्पेट ऑन द ग्राउंड, और कुछ तो ऐसे कन्विक्ट्स थे जो उनको दिखाकर उनको अच्छे तरीके से फील करवाते थे, और क्या करते थे कि अपनी नफरत शो करते थे। वो क्या कर कर? स्पीट कर कर ग्राउंड पर वो स्पीट करते थे, और जो इस बात का सिंबल होता था दैट हाउ मच हेट they have for him. But Remayer looked them with irony. रेमायर सब कुछ देखते रहते, उनको सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी वो क्या करते? उनको ऐसे देखते विद आयरनी। ही वॉज इनडिफरेंट विद द फियर विद विच दे रिगार्डेड हिम। तो यहाँ पर उनको उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो बिल्कुल पूरी तरह से वो इनडिफरेंट थे। और उन अब देखिए यहाँ पर लुई रेमायर एक एग्जीक्यूशनर थे, लोगों को फांसी देते थे, क्रिमिनल्स को फांसी देते थे, और ये जो भी उनके फेलो कन्विक्ट्स हैं इनको भी फांसी की सज़ा मिली हुई थी। तो इनको पता था कि अब हमारा टाइम आएगा और हमें जो फांसी देगा, हमें जो मारेगा वो खुद कौन होगा? लुई रेमायर होगा। तो डेफिनेटली ये सब कन्विक्ट्स विद द फियर विद विच दे रिगार्डेड हिम, तो ये फियर किसको देखकर आता है? लुई रेमायर को देखकर। उनके मन में जो डर था किसको लेकर? लुई रेमायर को लेकर। वो लुई रेमायर के मन में नहीं था उनको लेकर। मीन्स लुई रेमायर को किसी भी तरह से डर नहीं लगता था अपने इन फेलो कन्विक्ट्स की नफ़रत से, उनकी हेट से, उनके इस तरह के बिहेवियर से, और उनको वो पूरी तरह से इंडिफरेंट रहते थे इस बात को लेकर। लेकिन किसको डर लगता था? उन लोगों को, राइट? उनको लगता था ही हैड अ सुप्रीम कंटेम्प्ट फॉर देम ऑल, और उनके मन में, लुई रेमायर के मन में क्या था? एक सुप्रीम कंटेम्प्ट था, किसके लिए? उन सब के लिए। द कन्विक्ट्स न्यू, उनको भी पता था, जो भी कन्विक्ट्स थे, जो भी क्रिमिनल्स थे, उनको अच्छे तरीके से इस बात का पता था दैट सम वर टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट डे, कि अगले ही दिन हम में से कोई ना कोई क्या होने वाला है? उनके हाथों एग्जीक्यूट होने वाला है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच मीन्स ये भी प्रिजनर थे, दूसरे भी प्रिजनर थे, लेकिन डिफरेंस क्या था कि ये एग्जीक्यूशनर थे और वो एग्जीक्यूट होने वाले थे। तो उन दोनों के बीच जो एक रिलेशन था वो किसका था? हेटेड का था, राइट? वो भी उनसे कंटेम्प्ट करते थे और वो उनसे हेट करते थे। तो ये इसलिए उनसे हेट करते थे। आपको ऐसे आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये हमारा यहाँ पर। व्हाट वॉज द मेन वरी? ओके, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट वॉज द मेन वरी ऑफ लुई रेमायर बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द 6 कन्विक्ट्स इन अ सिंगल सेशन? एक को फांसी देना, 2 को देना, 3 को देना एक अलग बात होती है, लेकिन बहुत बड़ी बात थी ये लुई रेमायर के लिए। वो इतना ज़्यादा इस बात को लेकर सीरियस थे, उन्होंने पूरी तैयारी की हुई थी, मेंटली, फिजिकली, वो इमोशनली भी यहाँ पर पूरी तरह से उन्होंने प्रिपेयर्ड थे, खुद को तैयार किया हुआ था
कि कहीं उनसे कोई गलती ना हो जाए, काफ़ी बड़ा काम था उनके लिए। क्या करना, एक ही सिंगल सेशन में, मीन्स एक ही सेशन में छः क्रिमिनल्स थे, जो यहाँ पर 6 क्रिमिनल्स थे, 6 अपराधी थे, उनको क्या करना, उनको फांसी पर लटकाना, मीन्स उनको फांसी की सज़ा देना। और ये काफ़ी बड़ा काम था लुई रेमायर के लिए। पीछे भी आपने देखा होगा कि जब पता चलता है कि उनका असिस्टेंट चेंज किया जा रहा है और कोई नया असिस्टेंट उनके लिए रखा जा रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो भी इस टाइम उनका असिस्टेंट चेंज हो रहा था जब वो इतना बड़ा काम करने जा रहे थे। और उनकी जो मेन वरी होती थी वो यही होती थी कि पता नहीं ये काम ठीक हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, जो असिस्टेंट नया आ रहा है वो कितना ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस होगा और वो क्या काम ठीक से कर पाएगा, यही सब उनकी वरीज थी। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वाज द मेन वरी, लुई रेमायर की सबसे ज़्यादा जो वरी थी, इम्पोर्टेंट उनकी वरी थी, वो क्या थी, किससे पहले जब वो एक सिंगल सेशन में 6 क्रिमिनल्स को एग्जीक्यूट करने जा रहे थे। तो उनकी सबसे बड़ी यहाँ पर देखते हैं कि क्या थी। लुई रेमायर had a great worry as it was unfortunate that so many as 6 men had to be executed। एक ही टाइम में इतने सारे लोगों को क्या करना, एग्जीक्यूट करना, ये काफ़ी बड़ी बात थी। 6 लोग एक साथ फांसी पर लटकने जा रहे थे एक ही टाइम में। If there had been only one, it would not have mattered। ओके, अगर एक ही होता, यहाँ तो 6 है, अगर एक ही होता तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। So much as his assistant was a new to the job। लेकिन ये कितने थे, ये 6 थे और उनका जो असिस्टेंट था वो कम्प्लीटली क्या था, न्यू था जॉब में, क्योंकि उनका पुराना असिस्टेंट तो जा चुका था, ये नया था और ये पता नहीं कैसे करेगा, कितना भी इसको सिखाएंगे। एक साथ 6 मैन को एग्जीक्यूट करना, ये सबसे बड़ी चिंता थी उनकी कि कैसे होगा काम। 5 waiting for their turn was indeed a matter of great worry। जब आप एक को फांसी देने जा रहे हैं और पता नहीं अगर वो काम ठीक होगा नहीं होगा, और 5 क्या कर रहे हैं, 5 लाइन में खड़े हैं, 5 वेट कर रहे हैं अपने फांसी दिए जाने का, तो ये सबसे बड़ी उनके लिए वरी होती है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, काम ठीक भी होगा या नहीं होगा। सो ये 18th वन है आपका। ओके, अब हम चलते हैं 19th वन पर। What is गिलोटाइन? तो ये जो गिलोटाइन होती है ये क्या होती है, मीन्स एक मशीन होती है। तो यहाँ पर ये भी, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, ये इतना नहीं पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और ये आपकी लक हो सकता है कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, अदरवाइज ये पूछा नहीं गया है अब तक। गिलोटिन इज़ अ मशीन फॉर बी हेडिंग। तो ये गिलोटिन क्या होता है, एक मशीन है ये, और इससे क्या किया जाता है, इससे ये काम करती है बी हेड करने का। तो बी हेड का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी की बॉडी से उसके हेड को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, और ये काम किया जाता है इसी मशीन पर। दिस मशीन इज विद अ ब्लेड स्लाइडिंग इन ग्रूव्स एंड इज़ यूज्ड। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इसको ऐसे ही आप देख सकते हैं एक बार, राइट। और ये जो मशीन का नाम है, डॉक्टर गिलेटिन के ऊपर इसका नाम रखा गया, जो फिजिशियन थे, फ्रेंच फिजिशियन थे। ही हैड सजेस्टेड इट्स यूज़ इन द ईयर 1789, और इसको यूज़ किया जाता था बी हेडिंग के लिए, वो भी किसके, जो क्रिमिनल्स और ट्रेटर्स होते थे। इन द स्टोरी एंड ऑफिशियल पोजिशन द गिलोटिन इज यूज टू बी हेड the criminals who were sentenced for capital punishment, right। अब लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द लास्ट वन इज, देखते हैं कितना इंपॉर्टेंट है हमारा लास्ट वन, दिस वन, आप देख सकते हैं इसको। ओके, अब इसको पढ़ते हैं। What special care does Remeyer advise his assistant to take humorously? What reason does he cite for it? No, not at all। तो इसे भी इग्नोर कर दीजिए, बस ऐसे ही इसको आप एक बार देख सकते हैं, और इम्पोर्टेंट नहीं है ये एग्ज़ाम के लिए। रेमायर अपने असिस्टेंट से ऐसे ही जस्ट हैव अ फन, तो उनसे क्या क्या कहते हैं, किस चीज़ की स्पेशल केयर करने के लिए वो उनसे कहते हैं, उनको क्या सलाह देते हैं, क्या एडवाइस देते हैं अपने असिस्टेंट को, टू टेक ह्यूमरसली। What reason does he cite for it?
और इसके लिए उन्होंने जो भी साइट किया, जो भी उन्होंने यहाँ पर कोट किया, क्या एग्जाम्पल दिया या उन्होंने क्या रीज़न उन्होंने यहाँ पर दिया, what reason does he cite for it? Louis Ramire was anxious that everything next day should go without a hitch, क्योंकि वो क्या करने वाले थे, नेक्स्ट डे 6 क्रिमिनल्स को एग्जीक्यूट करने जा रहे थे और उनका जो असिस्टेंट था वो भी न्यू था. So he advised his assistant special care and asked the assistant to come that afternoon. इसलिए वो उन्होंने क्या कहा था, क्या एडवाइस दी थी अपने उस न्यू असिस्टेंट को कि काफ़ी केयरफुल रहना है, और उससे कहा था कि एक बार वो आफ्टरनून में आ जाए उसी जगह जहाँ पर क्या था, क्या रखी हुई थी, वो गिलोटिन मशीन रखी हुई थी जिससे वो एग्जीक्यूट करने वाले थे, ताकि वो उसको उसकी जो भी उसके फंक्शन होते हैं अच्छी तरीके से समझा सकें उस मशीन के बारे में. Then only Ramire would be able to explain to the assistant thoroughly how it worked and show him the actual functioning process of the machine, ताकि वो क्या कर सके, उस असिस्टेंट को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकें पूरी तरह से, ओके, थ्रूली उसे एक्सप्लेन कर सकें हाउ इट वर्क, कि ये मशीन कैसे चलती है, कैसे काम करती है, और उसे इसका एक्चुअल फंक्शन क्या कर सके, जो पूरा प्रोसेस होता है, सारा प्रोसीजर उसको समझा सके, शो कर सके, किसका, मशीन का. तो ये आपका नो, आई डोंट थिंक ये आएगा, ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है. ओके, ये बस आपके इतने ही क्वेश्चंस हैं और इनको एक बार जो भी आपको इसमें बताए गए हैं इम्पोर्टेंट, वो अच्छे तरीके से आप देख लेना.